क्वेश्चन थर्ड ये आपको होल्डिंग कंपनी का आया था। देखो ये भी आपको 20 मार्क्स के लिए आया है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सा था? लिक्विडेशन कंपनी, वो 20 मार्क्स के लिए था। ठीक है, और क्वेश्चन थर्ड ये होल्डिंग कंपनी का है, ये भी 20 मार्क्स के लिए है। अगर लिक्विडेशन और होल्डिंग कंपनी ये दो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो आपके वहाँ पे 40 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाते हैं। ठीक है, The following are the balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2024। हमें बैलेंस शीट दिया है 31st मार्च 2024 का। लाइबिलिटीज एसेट्स, लाइबिलिटीज में है शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स है यहाँ पे? क्या प्राइस है उसकी? 10 ईच। फर्स्ट कॉलम आपको होल्डिंग कंपनी का दिया है, सेकेंड कॉलम आपको सब्सिडरी कंपनी का दिया है। आपको पता है कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये कहाँ पे जाने वाला है? फर्स्ट कॉलम का ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। और सेकंड कॉलम जो है मतलब ये जाता है बैलेंस शीट में, और सेकंड कॉलम कहाँ पे जाता है? कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका जाएगा वर्किंग नोट में। ओके, अभी जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। एसेट साइड में आपको दिया है गुडविल। देखो जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं तब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तब हमें ये गुडविल यूजफुल है। उसके बाद मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने? 12,000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट किए। हम क्या करने वाले हैं? रेशो निकालेंगे। तो रेशो के टाइम हम क्या करेंगे? 2 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, उसके 2 पार्ट्स करेंगे, एक होल्डिंग कंपनी का होगा, एक सब्सिडरी कंपनी का होगा। तो वहाँ पे हमें ये 12,000 यूजफुल है। उसके बाद उन्होंने दिया है बिल्स रिसीवेबल। ओके, एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2023। कब शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं उन्होंने? 1 अप्रैल 2023 को एक्वायर्ड किए हैं। मतलब बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2024, और उन्होंने शेयर्स कब एक्वायर्ड किए हैं? 1 अप्रैल 2023 को एक्वायर्ड किए। ठीक है, उसके बाद द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2023। मतलब जो ओपनिंग डेट है उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 का, लेकिन कौन सा बैलेंस दिया है उन्होंने? डेबिट बैलेंस यहाँ पे दिया है। ओके, इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड आर गुड्स ऑफ ₹10,000। कितना स्टॉक है अपने पास? 10,000 रुपीज स्टॉक है। विच वर सप्लाइड बाय एच लिमिटेड कॉस्ट प्लस 25%। ये आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल ऑफ एच लिमिटेड रिप्रेजेंटेड 7,500 इंक्लूडेड इन फेवर ऑफ एस लिमिटेड। मतलब बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल के ऊपर एडजस्टमेंट दिए तो हम क्या करेंगे? बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल इन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। जब उन्होंने मतलब होता है कि देखो अगर होल्डिंग कंपनी का बिल्स पेएबल है तो वो सब्सिडरी कंपनी का बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर बिल्स पेएबल के ऊपर एडजस्टमेंट है या बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है तो दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, वो इंटर कंपनी ओविंग्स करके वो क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ऐसी एडजस्टमेंट आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के ऊपर भी आती है। तो डेटर्स में जो अमाउंट इंटर कंपनी ओविंग्स माइनस होगी वो अमाउंट क्रेडिटर्स में भी माइनस होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम दिया है। अभी हम इसका सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियो होल्डिंग कंपनी के ऊपर बना के रखे हैं, वो आप अच्छी तरह से एक बार देख लो, वहाँ पे मैंने और भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं कि मैंने क्या किया है ना, होल्डिंग कंपनी के लिए भी एक फॉर्मेट अच्छी तरह से बना लिया है। अगर आप फॉर्मेट बनाते हो तो आपका प्रॉब्लम इजी होता है। ठीक है, देखो फॉर्मेट में मैंने पहले क्या बनाया है रेशो। अभी हम रेशो निकालने वाले हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं हम? कैपिटल प्रॉफिट, वो प्री पीरियड के लिए होता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा या निगेटिव आंसर आएगा। मतलब ये प्लस माइनस करके अगर प्लस में आंसर आता है नॉर्मली तो कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है, अगर माइनस में आंसर आता है तो कैपिटल लॉस हो जाता है।
उसके बाद है रेवेन्यू प्रॉफिट, ये पोस्ट पीरियड के लिए होता है। उसके बाद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये पूरा सब्सिडरी कंपनी के लिए होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाता है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। फिर से अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपका गुडविल हो जाता है, निगेटिव आता है तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाता है। अगर गुडविल आएगा तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, अगर कैपिटल रिजर्व आएगा तो वो कहाँ पे जाने वाला है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाने वाला है। ठीक है, चलो, और लास्ट में हम निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे और सेकेंड कॉलम देखेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का क्या देखने वाले हैं हम, शेयर कैपिटल। कितना है सेकेंड कॉलम का शेयर कैपिटल, मतलब सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, ये 2 लाख को इस नंबर शेयर ऑफ रुपीज ईच, मतलब 10 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 लाख को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल गए, 20,000 मिल गए। अभी इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने दिए, इन्वेस्टमेंट कितनी की होल्डिंग कंपनी ने, 12,000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की है। ये एच लिमिटेड हो जाएगा, ये एस लिमिटेड हो जाएगा। कितने की इन्वेस्टमेंट की है, 12,000। अगर 20,000 से 12,000 माइनस हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, 8,000। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, रेशियो निकालेंगे। ओके, अभी देखो रेशियो कैसे आने वाला है हमारा, 12,000:8,000। इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, जो जीरो हमें दिख रहे हैं वो हमने कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे आपका कितना रेशियो आ गया, 12:8। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 और 8 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो 4 2 8 और 4 3 2, तो आपका रेशियो कितना आ गया, 3:2। ठीक है, उसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि 3:2 या 3/5 ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखो बुक में कैसे दिया है, 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5, और 3:2 का मतलब क्या होता है, 2/5। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, आपका रेशो आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें रेशो मिल गया है 3:2। ओके, अभी देखो हमें क्या करना है ना, इसको इंटू ₹10 करना है, यहाँ पे भी ₹10 करना है। ये जो 10 था ना वो, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,20,000। यहाँ पे कितनी अमाउंट हो जाएगी, 80,000। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये आपकी क्या है, फेस वैल्यू है। क्या है, ये आपकी फेस वैल्यू है। जब हम गुडविल निकालेंगे तब हमें ये फेस वैल्यू यूज़फुल है। जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे तब हमें ये कैपिटल की फेस वैल्यू क्या है, यूज़फुल है। देखो बहुत इजी है। रेशो में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाना है, सेकेंड कॉलम में जाएंगे। देखो यहाँ पे सेकेंड कॉलम, 2 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 20,000 आएगा। फिर यहाँ पे शेयर्स कितने एक्वायर्ड किए, 12,000, यहाँ पे लिख देना। 20 से 12,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 आएगा। तो ये इसका फिर स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाल देना, तो वहाँ पे रेशो आएगा आपका 3:2। यहाँ पे इंटू 10 करने के बाद फेस वैल्यू मिल गई है, वो गुडविल के फॉर्मूला में आएगी। और जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे तब हमें ये 80,000 यूजफुल है। अभी हम कैपिटल प्रॉफिट निकालने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, एक वर्किंग बनाना है। कैसा वर्किंग बनाना है, तो वहाँ पे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम क्या बनाते हैं, वर्किंग बनाते हैं। कैसे वर्किंग बनाएंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व कैसे वर्किंग बनाएंगे। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 मार्च 2024।
तो आपको क्या करना है ना, लास्ट में लिखनी है 31 मार्च 2024। जो ईयर 31 मार्च 2024 को क्लोज होता है उसकी ओपनिंग डेट क्या आनी चाहिए, 1 अप्रैल 2023। ये मैंने काम पूरा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। जनरल रिजर्व तो है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड अमाउंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस है फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड कॉलम में अमाउंट कितनी है, सेकेंड कॉलम में अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की 30,000। तो हम क्या करने वाले ना, 31 मार्च 2024 के सामने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे 30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है क्या, यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है, 75,000। यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है, 75,000 है ना। लेकिन सेकेंड कॉलम में अमाउंट है क्या, नहीं, तो यहाँ पे अमाउंट आने वाली नहीं है। उसके बाद एडजस्टमेंट में आपको देखना है, यहाँ पे दिया है एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2023। इसी डेट को आप यहाँ पे शेयर्स एक्वायर्ड हुए हैं, ठीक है ना। और द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000। देखो 1 अप्रैल को प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस, माइनस बैलेंस, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये तो 1 अप्रैल है, यहाँ पे तो डेट नहीं है, इसी डेट को हमने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, तो ये आपका जाएगा प्री पीरियड में। और 10,000 और यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे आपकी कितनी अमाउंट आनी चाहिए, लेकिन कितने अमाउंट से अगर हम 10,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आने वाला है, तो क्या आएगा यहाँ पे 40,000 आपका जाएगा पोस्ट। अभी यहाँ पे प्री और पोस्ट क्या होता है, शेयर्स एक्वायर्ड की जो डेट होती है उसके पहले का पीरियड प्री पीरियड होता है, और शेयर्स एक्वायर्ड के डेट के बाद का पीरियड पोस्ट पीरियड होता है। तो शेयर्स एक्वायर्ड की डेट हमारी क्या है, 1 अप्रैल। तो यहाँ तक आपका कौन सा पीरियड हो गया, प्री, और यहाँ से आगे जाके हमारा कौन सा पीरियड आने वाला है, पोस्ट। तो अभी देखो यहाँ पे 1 अप्रैल को आपको बैलेंस 10,000 था, वो तो हम प्री पीरियड में लिख देंगे, लेकिन ये डेबिट बैलेंस था, मतलब निगेटिव बैलेंस था। और यहाँ पे कितना आएगा फिर बीच में, तो कितने अमाउंट से 10,000 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, 40। 40 से अगर 10,000 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 30। मतलब प्री पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा 10,000 और पोस्ट पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आने वाला है 40,000। ठीक है, ओके। अभी ये 10,000 जाएंगे आपके कैपिटल प्रॉफिट के फॉर्मूला में, और ये 40,000 जाएंगे आपके रेवेन्यू प्रॉफिट के फॉर्मूला में, ठीक है। और जनरल रिजर्व अभी तो कुछ दिया नहीं है, मतलब इस प्रॉब्लम में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग था। ओके, अभी हम कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे। देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जनरल रिजर्व होता है यहाँ पे ओपनिंग का, उसके बाद जनरल रिजर्व आगे के पीरियड का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस आगे के पीरियड का है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। तो हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लिखने वाले हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमारा यहाँ पे है 10,000। ये देखो ये निगेटिव है, ठीक है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, तो आपका इस प्रॉब्लम में कैपिटल प्रॉफिट नहीं आएगा, तो आपका यहाँ पे निगेटिव आंसर आने वाला है। इसका मतलब है ये कैपिटल लॉस। देखो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो ये 0 0 है, तो सबसे माइनस करके ये निगेटिव आंसर आने वाला है आपका 10,000, मतलब आपका हो गया कैपिटल लॉस। किसी ने मुझे पूछा था कि निगेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब क्या, किसको कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, किसको कैपिटल लॉस बोलेंगे। देखो ये कैलकुलेशन करके पॉजिटिव नहीं आया ना, ये माइनस है ना, 0 0, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं, तो ये सब फाइनली मेरा आंसर 10,000 आएगा। लेकिन निगेटिव या पॉजिटिव यहाँ पे देखो माइनस है, ये प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे ये कैपिटल लॉस को, अब अभी हम ये कैपिटल जो लॉस आया है हमारा 10,000 रुपीज़, इसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। करो डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका आएगा यहाँ पे 6,000 और ये आएगा 4,000। ये एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड है। कैपिटल प्रॉफिट जाएगा आपका गुडविल में, और ये 4,000 जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। मतलब होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट जाता है गुडविल में, और होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अभी हम रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी देखो रेवेन्यू प्रॉफिट में हमें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, है कि नहीं, लेकिन हमें कितना मिला था वो प्रॉफिट, यहाँ पे आपकी कितनी अमाउंट थी, 40,000। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हमें मिला है 40,000, ये तो निगेटिव नहीं है कि नहीं, तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। अभी हम ये 40,000 को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आंसर आएगा, 3:2 मतलब 5। 40,000 को 5 से डिवाइड करो, 8 आएगा, 8 इंटू 3 मतलब यहाँ पे आएगा आपका 24,000, और यहाँ पे आने वाला है आपका 16,000। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ओके। उसके बाद हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या पूछा है उन्होंने, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनी। कहाँ से आएगी ये फेस वैल्यू, ये देखो फर्स्ट फॉर्मूला से हमें फेस वैल्यू मिल गई थी। फेस वैल्यू सब्सिडरी कंपनी मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फेस वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 80,000। लिख लो यहाँ पे 80,000। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट है, हमें कैपिटल प्रॉफिट नहीं मिला था। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया था अभी सब्सिडरी कंपनी का, देखो ये रेवेन्यू प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी का 16,000, और यहाँ पे क्या आया था, कैपिटल लॉस आया था 4,000, ओके। कैपिटल प्रॉफिट तो नहीं है हमारे पास, रेवेन्यू प्रॉफिट हमें मिला था 16,000, और कैपिटल लॉस हमें मिला था 4,000। चलो गुडविल निकालो, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो, 80,000, 16,000 ऐड करना है प्लस 16,000, और ये 4,000 को माइनस करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल गया आपको 92,000, ये जाने वाला है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। चलो अभी गुडविल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, कहाँ से अमाउंट आने वाली, बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे। देखो ये इन्वेस्टमेंट थी ना 12,000, ये फर्स्ट कॉलम में अमाउंट लिखी 96,000। वहाँ पे कभी कभी नाम देंगे वो इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ शेयर्स मतलब ये 96 इन्वेस्टमेंट देंगे या शेयर्स देंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको वो मिल जाएगी। उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी की फेस वैल्यू कितनी थी, ये देखो 1,20,000। यहाँ पे लिख लो फेस वैल्यू थी 1,20,000। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट तो नहीं मिला था, कैपिटल लॉस मिला था। होल्डिंग कंपनी का कैपिटल लॉस कितना आया था, 6,000, 6,000 है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ गुडविल एज पर बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट में बैलेंस ऑफ गुडविल एज पर बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिया है, ये देखो एसेट में 30 और 10,000 लिख देना। यहाँ पे एच लिमिटेड का गुडविल है 30,000 और एस लिमिटेड का गुडविल है 10,000, मतलब टोटल गुडविल है आपके पास 40,000। करो इसका क्या आंसर आने वाला है, 96,000 माइनस, ये आपको माइनस करना है यहाँ पे 1,20,000
ठीक है। उसके बाद इसको प्लस कर देना +6,000, उसके बाद इसको भी प्लस करना है +40,000। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 22,000। तो मतलब आपका गुडविल आ गया है 22,000। कहाँ पे जाने वाला है? बैलेंस शीट के एसेट में। नेक्स्ट हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट देखो, थर्ड एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है? 10,000 रुपीज स्टॉक है, ठीक है। अभी उन्होंने दिया है कॉस्ट प्लस 25%। तो हमारा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अभी कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट मतलब 100 प्लस ये 25, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी मिल गई आपको? 125। अभी हम लोड निकालेंगे। लोड का हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है? 25, सेलिंग प्राइस कितनी है? 125। तो आपका लोड कितना आने वाला है? 1/5 लोड आएगा। इजी है। अगर कॉस्ट प्लस 25% है तो कॉस्ट को 100 कंसिडर कर देना। अगर उन्होंने ऑन सेलिंग प्राइस बोला तो फिर सेलिंग प्राइस को 100 कंसिडर कर देना, ठीक है। तो अभी हम अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है? स्टॉक इंटू लोड। स्टॉक हमारे पास कितना है? 10,000 है। लोड कितना आया है? 1/5। करो इसको डिवाइड, 5 से 10,000 को डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू आने वाली है 2,000। 2,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितनी अमाउंट आएगी? 2,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 400 इंटू 3, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 1,200 और ये आएगा 800। सिर्फ इसका इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस में लेस करना है और बैलेंस शीट के एसेट में स्टॉक में लेस करना है, और इसका कहीं पे भी वर्किंग नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये अमाउंट हमारे लिए इरिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, वर्किंग नोट होने के बाद हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखो, बैलेंस शीट में बहुत इजी काम है। बैलेंस शीट में हम क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम में हमें जो बैलेंस शीट दिया है वहाँ पे कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम का वहाँ पे बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि सेकंड कॉलम हमने वर्किंग नोट में यूज़ किया था। और बाकी सब की अमाउंट हम क्या करेंगे? दोनों की टोटल करके लिखेंगे। वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखने वाले और गुडविल भी नहीं लिखेंगे क्योंकि गुडविल हमें वर्किंग नोट से मिला है। इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी ये अमाउंट यूज़ की है माइनॉरिटी गुडविल के वक्त, है कि नहीं? गुडविल जब हम कैलकुलेट किया था। तो क्या करेंगे? देखो, अभी कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये फर्स्ट कॉलम की अमाउंट लिख देना। देखो यहाँ पे क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फर्स्ट कॉलम की अमाउंट आपकी क्या है? 5 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व कितना है? 75,000। इसका बैलेंस शीट बहुत ईजी है, सिर्फ हमें कंबाइन करके लिखना है कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट कॉलम की अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 71,000। हमें वर्किंग नोट से ये मिला था, रेवेन्यू प्रॉफिट मिला था। होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट हमारे पास कितना था? ये देखो, होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 24,000 रुपीज़ था। और होल्डिंग कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था? अनरियलाइज प्रॉफिट था 1,200, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट था हमारे पास 24,000 और अनरियलाइज प्रॉफिट है 1,200। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे। 71,000 प्लस 24,000 माइनस 1,200, फाइनली आपका आंसर आने वाला है 93,800। ये अमाउंट आपकी आउटर में आएगी। उसके बाद है क्रेडिटर्स। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स देखो, फर्स्ट कॉलम के क्रेडिटर से आपके पास 91,000, सेकेंड कॉलम के क्रेडिटर से आपके पास 43,500। करो इसका एडिशन, 91,000 प्लस 43,500, इसका आंसर आने वाला है आउटर में 1,34,500। ओके, उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल होल्डिंग कंपनी का है 10,000, सब्सिडरी कंपनी का बिल्स पेबल हमारे पास नहीं है, लेकिन लास्ट में उन्होंने एडजस्टमेंट दी है
यहाँ पे एडजस्टमेंट थी, बिल्स पेबल इन एच लिमिटेड रिप्रेजेंटेड 7,500 इंक्लूडेड इन फेवर ऑफ एस लिमिटेड। इसका मतलब होता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के इंटर कंपनी ओविंग से वो अमाउंट कितनी अपने पास 7,500। तो हम क्या करेंगे अभी 10,000 से 7,500 आपको माइनस कर देना है। तो आपके बिल्स पेबल आउटर में आने वाले हैं 2,500 बिल्स पेबल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अभी हम जाएंगे एसेट में। देखो मैंने यहाँ पे ये लायबिलिटीज कंप्लीट कर दिया। अभी हम जाएंगे एसेट में। एसेट पे गुडविल वर्किंग नोट से लिखेंगे, फिर मशीनरी टोटल करेंगे, स्टॉक की टोटल करेंगे, लेकिन स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, डेटर्स की टोटल करेंगे, कैश की टोटल करेंगे, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल की टोटल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही अमाउंट है और जो इंटर कंपनी ओविंग्स बिल्स पेबल से माइनस किया था वो बिल्स रिसीवेबल से भी माइनस करेंगे। ओके अभी हमें यहाँ पे गुडविल है, गुडविल कहाँ से आने वाला है, वर्किंग नोट से आएगा। कितनी अमाउंट आई थी गुडविल की, वर्किंग नोट से हमें गुडविल मिला था 22,000। उसके बाद है मशीनरी, होल्डिंग कंपनी की मशीनरी कितनी है 3,66,000। फिर सब्सिडरी कंपनी की मशीनरी कितनी है 1,36,000। करो इसकी टोटल, क्या आएगी 3,66,000 प्लस 1,36,000, इसकी टोटल आ रही है आपकी 5,02,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक है, होल्डिंग कंपनी का स्टॉक कितना है आपके पास 90,000। सब्सिडरी कंपनी का स्टॉक कितना है अपने पास 45,000। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस से जैसे अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस किया है, यहाँ पे भी आपको स्टॉक से माइनस करना है 1,200। करो 90,000 प्लस 45,000 माइनस 1,200, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 1,33,800। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स की होल्डिंग कंपनी के अमाउंट है 1,47,500 और सब्सिडरी कंपनी के अमाउंट है 61,500। करो इसकी टोटल, 1,47,500 प्लस 61,500, इसकी टोटल आ रही है आपकी 2,09,000। उसके बाद कैश, कैश है होल्डिंग कंपनी की 17,500, सब्सिडरी कंपनी की कैश है 13,500। टोटल लिखनी है 17,500 प्लस 13,500, तो इसकी टोटल आ रही है 31,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यूज़ की है। बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी के बिल्स रिसीवेबल है 7,500 और बिल्स पेएबल से जो इंटर कंपनी ओविंग्स 7,500 माइनस किया था वो भी आप यहाँ पे माइनस कर दो तो आउटर में नील आने वाला है। अभी वर्किंग नोट से हमने रेशो निकाला था, रेशो तो यहाँ पे नहीं आता है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट, उसका काम हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मिला था हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाने वाला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया है 92,000। उसके बाद हमें मिला था गुडविल, गुडविल मिला था 22,000, ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया है। अभी हम प्रॉब्लम को टैली करेंगे। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम 8,97,800 को टैली हो जाएगा। ओके, ये प्रॉब्लम आपको 20 मार्क्स के लिए है। इजी है, बैलेंस शीट तो बहुत इजी है, बैलेंस शीट को सिर्फ कंबाइन करके लिखना है बस।